इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट्स इंपॉर्टेंट किसके लिए है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर। ठीक, तो ऐसा क्या होता है कि आज ये सेक्टर्स है इतने ज्यादा दब के रह गए और क्यों इंडिया के ना उस टाइम पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखने को मिला था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री वाले पे। हम लौट चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। माना कि वीडियो लेट आई है, लेकिन इस वीडियो के ना मैंने पूरा अपना ट्राई किया है, अपना बेस्ट दिया है कि मैं सारे इन्फॉर्मेशन, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इस वीडियो के अंदर लेके आऊं बिना कॉम्प्रोमाइज के, किसी भी तरह की कंटेंट क्वालिटी के साथ। इसके अलावा ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट है, इसके ऊपर मैंने नोटिस किया है या तो आपको लेक्चर्स मिलेंगे 10 या 15 मिनट के, या फिर सीधा 2 घंटे के। मेन एम ये रहेगा कि मैं 1 घंटे के अंदर इस टॉपिक को, इस पूरे लेक्चर को आपको समझा पाऊं एक बेसिक से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, और एक एसेंस ढूंढते हुए इन डिबेट्स का। क्योंकि डिबेट्स है, डिबेट्स ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो बोरिंग लगते हैं, लेकिन अगर हम इनके एसेंस समझ लेना तो ये डिबेट्स हमारे लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक तरह से मोटिवेटिंग हो जाती है। तो अब लेट अस बिगिन विद कि ये पढ़ना किसको चाहिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट्स इंपॉर्टेंट किसके लिए है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट है या फिर हिस्ट्री ग्रेजुएशन के ना उन्होंने बीए प्रोग्राम कर रहे हो और उसके ना हिस्ट्री उनका एक सब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी के अंदर आपने अपना ऑप्शनल जो है वो हिस्ट्री सिलेक्ट किया है, तो आपके लिए लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप कोई नॉर्मल स्टूडेंट है लेकिन आप जानना चाहते हैं ब्रिटिशर्स के एक तरह से इम्पैक्ट जो कि इंडिया के ऊपर रहा है उनका, उसके बारे में, जैसे कि हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के एक्सप्लॉयटेशन किया हमारे रिसोर्सेज का, या तो उसके वन ऑफ द अर्लीस्ट रेमिनेंट्स जो है हमारे, वो हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट के अंदर देखने को मिलते हैं। और लेट अस बिगिन विद द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट से हम सीखने के वाले हैं। तो इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट से आप दो चीजें सीखने वाले। सबसे पहली चीज आप सीखेंगे क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस इज लाइक, जब आप पढ़ेंगे अलग अलग हिस्टोरियंस के आर्गुमेंट, तो आप जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से सोर्सेज यूज किए हैं, किस बेसिस पे वो, किस एविडेंसेस के बेसिस पे वो बोल रहे हैं अपना आर्गुमेंट को। तो आप इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। आप अलग अलग हिस्टोरियंस के आर्गुमेंट्स को देखेंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे, और ये चीज जानेंगे कि कहीं ना कहीं हर हिस्टोरियंस के आर्गुमेंट के अंदर कुछ ना कुछ प्रोज और कुछ ना कुछ कॉन्स है। तो मे बी अगर आप उन कॉन्स को देखें तो आपको एक खुद का एक पर्सनल आइडिया मिले कि हाँ, ये हिस्टोरियन इस चीज को इस तरीके से भी स्ट्राइक कर सकता था और इससे ये वाला एनालिसिस हम निकाल सकते थे, अपने ये थीसिस बना सकते थे। तो आप भी इस डिबेट के ना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि एज वी नो हिस्ट्री की जो डिबेट्स है ना, वो कभी भी खत्म नहीं हो जाती है। उसका कोई एंड नहीं होता, अभी भी इवॉल्व होती आ रही है सारी हिस्टोरिकल डिबेट, जो कि हमारी कहीं ना कहीं 19th और 20th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुई थी और इवन ये आज तक भी चलती आ रही है। तो आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस डिबेट के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस की मदद से। इसके अलावा सेकंड पॉइंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स रियलिटीज के बारे में बताएगी। कॉम्प्लेक्स रियलिटीज के बारे में हमें कैसे बताएगी, क्योंकि हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलेंगे अलग अलग हिस्टोरियंस के। कुछ हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था कुछ अलग बेसिस के तौर पे, वहीं पे जो दूसरी तरफ के हिस्टोरियंस है वो कह रहे हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था कुछ अलग बेसिस के तौर पे। तो हमें हमारे लिए दोनों ही पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इवन ये दोनों चीजें हमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रियलिटीज जानने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है अलग अलग हिस्टोरियंस के, उनके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और हम जान पाएंगे कि हाँ ठीक है, नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, हर चीज ग्रे है। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट है, ये होता क्या है, इसका जो बेसिक मीनिंग्स है वो हम मोटे मोटे तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेसिकली ऐसा कहा जाता है तब डिस्ट्रक्शन हो या फिर डिस्ट्रॉय किया जाए किसको, हमारे इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को। इंडिजिनस इंडस्ट्रीज मतलब जो हमारे यहाँ की खुद की इंडस्ट्री है। जैसे इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा रिच था, चाहे हमारा नागपुर हो, चाहे फाइन मुस्लिन हो साउथ इंडिया से, या फिर वेस्ट बंगाल की तरफ से हमारे अलग अलग क्लोथ्स की वैरायटी और टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर, या फिर बनारस की तरफ जो है यूपी का, सेंट्रल यूपी के आसपास वाला एरिया जो है, वहां की कितनी ज्यादा रिच डाइवर्सिटी हो इन टेक्सटाइल्स की, और ज्यादा जाना माना था इंडिया टेक्सटाइल्स के लिए एक टाइम पे। लेकिन कैसे होता है कि ये ब्रिटिशर्स है या फिर ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज कह लो या फिर और रीजंस कह लो, जिनकी वजह से एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारे टेक्सटाइल, स्पेशली जो हैंडलूम्स है। और अलग तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आगे हिस्टोरियंस करेंगे क्राइटेरिया की तरह, कि शेयर है वर्किंग पॉपुलेशन का, इंडस्ट्री सेक्टर क्या है, तब वो कम होने लगता है, तब हमें पता लगता है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। या फिर नेशनल इनकम के अंदर जो शेयर होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, नेशनल इनकम के अंदर क्या होता है, शेयर होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। जैसे कि हमारी आज की जो जीडीपी है उसके अंदर इंडस्ट्री सेक्टर का जितना शेयर है, अगर वो गिरने लगेगा तो हमें पता लगेगा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। ये मोटे मोटे तौर पर, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट यही है, ये समझाना है मेरा मोटिव कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तब होगा तो हमें ऐसे ऐसे पता लगेगा, मोटे मोटे तौर पर पता लग सकता है, क्योंकि वही तब इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन कम होगी तो हमें पता लगेगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। या फिर शेयर है जो नेशनल इनकम के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर का वो गिरेगा, तब हमें पता लगेगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है।
किसी जनरलाइज्ड इस जनरलाइज्ड फॉर्मेट से हटे कि तब डिस्ट्रॉय हो जाएगा टेक्सटाइल सेक्टर, तभी डिइंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। उसके अलावा ये दो फैक्टर्स भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग हिस्टोरियंस आर्ग्यू करेंगे, बताएंगे हमें इनकी इंपॉर्टेंस, और हम जानेंगे डिबेट की अगर हम बात करें तो। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, यू नो कि हिस्टोरियंस होते हैं, और हिस्टोरियंस बिलोंग करते हैं अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से। स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब अलग अलग तरह के सोचने वाले स्कूल से, जैसे कि कुछ लोग होते हैं नेशनलिस्ट, कुछ लोग होते हैं मार्क्सिस्ट, है ना, कुछ लोग होते हैं इंपीरियलिस्ट, और कुछ होते हैं हमारे सबल्टन। सबल्टन स्कूल से जो बिलोंग करते हैं वो लोग, है ना, सबल्टन। इन सब के बारे में तो ये अलग अलग स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस से अलग अलग हिस्टोरियंस आते हैं, तो ये कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स के जो हिस्टोरियंस है वो आर्ग्यू कर रहे हैं अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को लेकर, और एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे कि हमने बात कर ही ली थी कि डिबेट्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी क्रिटिकल एनालिसिस और हम रियलिटीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि हम आगे पढ़ने क्या वाले इस पूरे लेक्चर के अंदर। सो एजेंडा ऑफ द डे, आज का हमारा एजेंडा है इस लेक्चर का, जिसके हम पढ़ने वाले कि कैसे डिबेट स्टार्ट की गई नेशनलिस्ट के द्वारा, कि नेशनलिस्ट को क्यों इंटरेस्ट आया इस डिइंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, उनको क्यों जानना था कि इंडिया के डिइंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ, और किन कॉजेस की वजह से हुआ है, वो ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं और कहाँ से उनको डेटा मिल रहा है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम कुछ नेशनलिस्ट लीडर को भी जानेंगे कौन कौन से हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक के अंदर कि कैसे क्रिटिक है नेशनलिस्ट का वो डेवलप किया जाता है थॉर्नर एंड थॉर्नर के द्वारा। थॉर्नर एंड थॉर्नर दो लोग हैं, एक है डैनियल थॉर्नर और एक है हमारे एलिस थॉर्नर। ये जो दोनों है वो अमेरिकन हिस्टोरियंस है, अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्टोरियंस। ये क्रिटिक करते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस को और बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि डिइंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है पूरी तरीके से, और अब कितने हद तक वो बताते हैं डिइंडस्ट्रियलाइजेशन। हम इन सबको एक्सप्लोर करेंगे टॉपिक 2 के अंदर। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे टॉपिक 3 की तरफ, तो हम जानेंगे मॉरिस डी मॉरिस के रिविजनिस्ट आर्गुमेंट की तरफ। मॉरिस डी मॉरिस एक और इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है जो कि अपना व्यू रखते हैं इन थॉर्नर एंड नेशनल हिस्टोरियन दोनों को देखते हुए, तीसरा नजरिया अपना बताते हैं। Next and the most important topic of this whole lecture is आमिया के बागची। आमिया कुमार बागची जो है वो इंडियन इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, और इसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका क्रिटिक है बाय मारिका विजयनी। मारिका जो है वो इनको क्रिटिक भी करती है, इसको भी हम टॉपिक 4 के अंदर ही पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, और एंड में हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि हमें सीखने को क्या मिला इस डिबेट के साथ। और फिर आएंगे लास्ट की क्या सच्ची में तुम्हें लगता है तुमने सीखा थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस या फिर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को समझना। मतलब आई होप तुम इस लेक्चर से यही चीज सीख के जाओ आज, मेरा मेन एम यही है। बाकी हम देखते हैं। ये है इंडिया का मैप। एज वी नो कि कितनी ज्यादा रिच डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया की तरफ से हमारा जो फाइन मुस्लिन है वो बहुत ज्यादा जाना माना है, फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये हमारे नागपुर की जो रिच टेक्सटाइल इकोनॉमी है ये बहुत ज्यादा वाइब्रेंट थी, है ना। सेंट्रल यूपी लखनऊ के यहाँ का एरिया, इवन और भी थे एरियाज, ये मैं कुछ कुछ ही आई एम मार्किंग कुछ एरियाज क्योंकि ये प्रोमिनेंट एंड नोन थे ही। साथ ही साथ हमारा वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ रीजंस है जो हमें पता है इधर की टेक्सटाइल इकोनॉमी कितनी ज्यादा रिच और वाइब्रेंट थी। तो ऐसा क्या होता है कि आज ये सेक्टर्स इतने ज्यादा दबके रह गए, और क्यों इंडिया के ना उस टाइम पे डिइंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखने को मिला था और 19th सेंचुरी के अंदर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। हमने ये सब चीज देख ली कितना ज्यादा वाइब्रेंट था इंडिया का रिच टेक्सटाइल इकोनॉमी, लेकिन फिर भी डिइंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है, और हम ये टॉप। तो लेट अस बिगिन विद आवर इंट्रोडक्शन। तो ये जो डिइंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, ये बहुत ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है पूरे इंडिया के अंदर, है ना। इसके अलावा इसको रेफर किया जाता है, डिइंडस्ट्रियलाइजेशन को रेफर किया जाता है डिक्लाइन के साथ। तब इंडिया के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होता है तो उसे डिइंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल जो होती है। कब 18th और 19th सेंचुरी, और कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इंडिया का एक रॉ मटेरियल के सप्लायर की तरह, एक रॉ मटेरियल की सप्लायर की तरह रह गया इंडिया, और उसके साथ साथ एक मार्केट बन गया है ब्रिटिश के गुड्स के लिए, जो कि दिखाता है कि कैसे कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती है और कितना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाता है। क्योंकि एक टाइम पे इंडिया की है रिच इकोनॉमी, रिच टेक्सटाइल इकोनॉमी जो है हमारी, अब वो कन्वर्ट हो गई है सिर्फ एक रॉ मटेरियल के सप्लायर के ना। हम लोग अब प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, अब हम लोग टेक्सटाइल्स क्लोथ्स नहीं बेच रहे अपने, बल्कि अब हम रॉ मटेरियल बेच रहे हैं और बदले में किसी के लिए मार्केट बन रहे हैं, उन्हीं का सब कपड़ा खरीद रहे हैं। मैनचेस्टर गुड्स जिनको कहते थे, मैनचेस्टर क्लोथ्स फेमसली जिन्हें कहा जाता है। अर्ली नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है वो तो जैसे कि दादा भाई नारोजी हो गए, हमारे आरसी दत्त हो गए, और एमजी रनाडे हो गए, महादेव गोविंद रनाडे। ये आर्ग्यू करते हैं ना कि ब्रिटिश की जो कॉलोनियल पॉलिसीज है ना, उनकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ है इंडिया के इंडस्ट्रियल बेस का। लेकिन बाद में जो और स्कॉलर्स आते हैं अलग अलग, वो बताते हैं कि अलग अलग क्वालिफिकेशंस है जिनकी वजह से डिइंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ये लोग एक दूसरे को, इनरिच करते हुए इस पूरी डिबेट को, इस डिबेट के बारे में हमें हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करते हुए। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया बेसिक सा कि क्या डिइंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना, कैसे अलग अलग हिस्टोरियंस, अर्ली नेशनल हिस्टोरियंस तो कुछ और कह रहे हैं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से डिइंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हैं और काउंटर आर्ग्यूमेंट भी करते हैं एक दूसरे को।
सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के साथ। आई होप तुम सब इन्हें जानते होगे, दादा भाई नारोजी है ये। अब हम बात करेंगे कैसे डिबेट स्टार्ट की गई नेशनलिस्ट के द्वारा। क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडिया। तो ये जो नेशनलिस्ट है ना, इनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से डायरेक्टली तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन नेशनलिस्ट उस टाइम पे 1870s और 1880s के दौरान नेशनलिस्ट लीडर्स है ना, वो क्रिटिक डेवलप कर रहे थे कॉलोनिज्म का इंडिया के अंदर। और ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, ये उनमें से एक एलिमेंट होता है उनके क्रिटिक का कॉलोनिज्म के। इससे पहले ऐसा कोई सिस्टमैटिक क्रिटिक कभी नहीं किया गया था, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिक होता है। क्योंकि ये लोग तब क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि जो ब्रिटेन की कॉलोनिज्म की पॉलिसीज है, जो कॉलोनियल पावर्स है, इनकी वजह से कहीं ना कहीं कितना नुकसान होता है कॉलोनीज को। तो उसके लिए बात करते हैं कि कैसे इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, और जिसकी वजह से हमारी इस टॉपिक के ऊपर नजर जाती है कि इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। तो ये क्रिटिक करते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन है, ये लोग बताते हैं इनके क्रिटिक के ना कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब उल्टा है, अपोजिट है इंटरेस्ट इंडियन पीपल का और कॉलोनियल पावर का। कॉलोनियल पावर चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इनसे पैसा कमाए और इनके इंडिजिनस सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन वही इंडियन पीपल चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी और ज्यादा बढ़े और वो एक्सपोर्ट्स करे अपनी चीजें और ज्यादा अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाए। तो ये एक तरह से हमें कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रही है इंटरेस्ट के बीच में, इंडियन पीपल के इंटरेस्ट और कॉलोनियल पावर के इंटरेस्ट के बीच में, दोनों के इंटरेस्ट के बीच में हमें कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रही है। बेसिक सी वो ये हाईलाइट करते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के अंदर हमारे है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने अपनी थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के अंदर ये भी अलग से एक पूरी थ्योरी है, लेकिन अगर मैं बेसिक से बिल्कुल बताऊं तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इज लाइक कि कैसे इंडिया की जो वेल्थ है वो इंग्लैंड ले गया, ड्रेन किया गया है इंडिया की वेल्थ को ब्रिटेन के अंदर। क्योंकि ब्रिटेन के लोग क्या करते थे, यहां से इंडिया से रॉ मटेरियल लेते थे, है ना, सस्ते दामों में, कम दामों में, और यहां से अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था बहुत पहले, तो उसकी वजह से मशीन मेड गुड बनाते थे, मास प्रोडक्शन किया करते थे मशीन मेड गुड्स की, और उन्हें इंडियन मार्केट्स के ना बेचा करते थे और प्रॉफिट कमाते थे हाई दामों के अंदर। जिसकी वजह से जो इवेंचुअल प्रॉफिट है, इवेंचुअल इनकम जो है, वो ब्रिटेन की होती थी, बेनिफिट मिलता था मदर कंट्री को। इफ यू रिमेंबर, मर्केंटलिज्म की जो पॉलिसी थी ब्रिटेन की, ये वही सेम चीज है। तो वो अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए यही चीज बोलता है कि इंडिया की जो वेल्थ है सारी की सारी, वो ब्रिटेन ड्रेन करके ले गया है अपने पास। इसके अलावा हमारे नेक्स्ट है महादेव गोविंद रनाडे। ये भी वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशनल हिस्टोरियंस में से एक है, और ये फादर भी कहे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी के। इनका इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। ये बताते हैं कि सब्सटैंशियल डिक्लाइन देखने को मिला है इंडिया के एक्सपोर्ट्स के अंदर कॉलोनियल पीरियड्स के अंदर, स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शंस के ना। तो ये बताते हैं कैसे डिक्लाइन देखने को मिला हमें इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ना, और ये हमें डेटा से पता लग सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड का डेटा अवेलेबल है हमारे पास और एक कस्टम ट्रेड का डेटा। इन दोनों डेटा से बताते हैं कंपेयर करके कि कैसे इंडिया एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर सब्सटैंशियल डिक्लाइन देखने को मिला है, स्पेशली टेक्सटाइल के अंदर। और कंक्लूड करते हैं वो कि डिक्लाइन हुआ है मार्केट के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर, और हमारी मार्केट के अंदर भी इवन डिक्लाइन होता है। जो सेकेंडरी सेक्टर है हैंडलूम, पर्टिकुलरली उसके अंदर हैंडलूम सेक्टर जो है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग एंड वीविंग के अंदर, स्पिनिंग के अंदर ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, और वीविंग इज मोर लाइक थोड़े स्किल्स वाला काम, है ना, लेकिन दोनों ही बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव है। आज भी हम देख सकते हैं कैसे गवर्नमेंट का ध्यान है इंडिया के अंदर सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ताकि ये लेबर इंटेंसिव है और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो उसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये था पूरा नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडिया। अब हम बात करते हैं रीजंस की इस डिक्लाइन के पीछे, जो रिस्पॉन्सिबल थे टेक्सटाइल प्रोडक्शन के डिक्लाइन के पीछे, कॉलोनियल पीरियड के ना, कॉलोनियल पीरियड जो कि था 18 से 19 सेंचुरी वाला पीरियड। नेशनलिस्ट सबसे पहले पॉइंट आउट करते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी है ना, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज है टैरिफ्स की, वो इंडिया के ना टैरिफ्स लगा रहे हैं, और टैरिफ्स कोई ऐसे वैसे टैरिफ्स नहीं बल्कि डिफरेंशियल टैरिफ्स। अब जिन लोगों को टैरिफ्स के बारे में नहीं पता है तो उन्हें बता दूं, टैरिफ्स आर बेसिकली टैक्सेस, है ना, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड के ऊपर, बेसिकली ट्रेड के ऊपर, ट्रेड जिसके अंदर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों होते हैं, उसके ऊपर जो भी टैरिफ्स लगाए जाते हैं, कुछ परसेंट का टैरिफ लगाया जाता है, 5%, 10%, 15%, या फिर यूएस की तरह 200%। तो ये अलग अलग ऐसे डिफरेंशियल टैरिफ्स लगाए जाते हैं अलग अलग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी इंडिया के अंदर, उन्होंने टैरिफ्स लगाए होते हैं, स्पेशल टैरिफ्स, बेसिकली कि अगर कोई सामान इंग्लैंड से आ रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगेगा, लेकिन अगर कोई सामान इंडिया से इंग्लैंड जा रहा है तो उसके ऊपर कम टैरिफ लगेगा, ताकि एक तरह से चीप रॉ मटेरियल हो, लेकिन जो फिनिश गुड ब्रिटेन से इंडिया के अंदर आ रहा है वो महंगा हो, ताकि इवेंचुअली प्रॉफिट ब्रिटेन को ही हो, उन्हें सस्ता रॉ मटेरियल मिले, वो अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से मास प्रोडक्शन करे गुड्स का, और इंडिया के ना महंगे दामों में बेचे, और इवेंचुअल प्रॉफिट्स कौन ले, मदर नेशन, जो कि हमारा ब्रिटेन
इसी को पूरे को कहते हैं मर्केंटलिज्म की पॉलिसी, जैसे कि अभी हमने आगे भी डिस्कस किया था, पीछे डिस्कस किया था, सॉरी। अब ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना, वो compete नहीं कर पा रही थी इन प्रोडक्ट्स के साथ। अब ये जो मार्केट से बाहर से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चीप प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, मतलब कंपेरेटिवली चीप होते थे। ऑल दो ब्रिटेन तो महंगा ही करके बिकता था, उनके लिए प्रॉफिट ही था। लेकिन अगर इंडिया के, अगर हम एक हाथ से बने हुए सामान को देखें और एक मशीन मेड गुड को देखें, तो वो उस मशीन मेड गुड इवेंचुअली वो सस्ता ही होता है, क्योंकि वो मशीन से बन रहा है। और जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है हमारी, मतलब इंडियन टेक्सटाइल जो है, वो compete नहीं कर पाते थे इन बाहर से आए हुए मैनचेस्टर गुड्स के साथ। मैनचेस्टर गुड्स कहा जाता था, मैनचेस्टर में इंडस्ट्री थी इनकी, मेन इंडस्ट्रियल, वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रियल सेंटर्स में से एक है, इस वजह से। इसके अलावा दूसरा रीजन ये था, पहली चीज तो हो गई कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज है डिफरेंशियल टैरिफ्स की, उसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री compete ही नहीं कर पाई, और वो उसका कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन और डिक्लाइन देखने को मिला। इसके अलावा नेटिव रूलिंग क्लास जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। नेटिव रूलिंग क्लास इज इक्वल टू राजा, नवाब जो हुआ करते थे, अलग अलग जगहों के राजाज हुआ करते थे। उन लोगों की डिमांड थी किसकी, हाई क्वालिटी क्लोथ्स की। और वो जो हाई क्वालिटी क्लोथ्स की जो डिमांड है, अब वो डिक्लाइन कर चुकी है, अब वो गिर चुकी है, जिसकी वजह से फिर से कौन सफर करेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो टैक्सेस का इंपैक्ट भी सीधा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे आ रहा है, और ये जो राजा महाराजा है ये तब खत्म हुए, इनके डिक्लाइन का इंपैक्ट भी सीधा इन्हीं पे आ रहा है, क्योंकि इनकी डिमांड गिर गई अब इनके क्लोथ की। इसके अलावा नेक्स्ट था चीफ इंपोर्ट्स है जो लैंकाशायर से। लैंकाशायर इज अनदर एक वन ऑफ द मेजर सिटीज में से एक है इंग्लैंड की, उस टाइम पे इंडस्ट्रियल इंग्लैंड की। तब वूल जो है, वूल आता था उधर से, तो ये चीप इंपोर्ट्स है लैंकाशायर से, वो भी इन्वेट करते हैं इंडियन मार्केट को, जिसकी वजह से इंडिजिनस प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट झेलने को मिलता है। ये मैंने PROD प्रोडक्शन के लिए लिखा है बेसिकली। तो ऐसे हमने देखा कैसे रीजंस है इस डिक्लाइन के पीछे टेक्सटाइल प्रोडक्शन के। उनमें सबसे पहला है डिफरेंशियल टैरिफ्स, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसीज की वजह से लगाए जाते थे। नेक्स्ट है कैसे कैसे राजाओं का डिक्लाइन होता है ब्रिटिशर्स के आने से, क्योंकि वो मुगल एम्पायर का खत्म होते हैं ना एक तरह से मुगल एम्पायर। और कुछ रीजनल इलाइट्स भी, उसमें भी अलग अलग डिबेट्स है 18th सेंचुरी की डिबेट के अंदर, कि क्या हुआ था ब्रिटिशर्स की वजह से, हुआ था नहीं हुआ था, कितना हद तक हुआ था खत्म, कितने हद तक लोग अभी भी थे, ऐसा वाला वो अलग डिबेट है। तो नेटिव रूलिंग क्लास का कैसे डिक्लाइन होता है और डिमांड्स घट जाती है इन डोमेस्टिक गुड्स के, और इसके अलावा चीप इंपोर्ट्स है लैंकाशायर से, वो भी इंपैक्ट करते हैं इसी इंडिजिनस प्रोडक्शन को। अब हमने देखा कैसे नेशनल हिस्टोरियन आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो डिक्लाइन हो रहा है ना इंडिया के एक्सपोर्ट्स के अंदर और इंडिया के इंडिजिनस प्रोडक्शन के अंदर, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। तो एक डेलिबरेटली किया जा रहा है ये इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडिया के इंडिजिनस सेक्टर को। नाउ एज वी मूव टुवर्ड्स आर टॉपिक नंबर 2, a critique of nationalist thought, a comparative analysis of Thorner and Thorner। जैसे मैंने बताया थॉर्नर एंड थॉर्नर आप जानते हैं, तो हम इसमें क्रिटिक की बात करने वाले हैं नेशनलिस्ट थॉट के। ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं किया गया और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इनके अकॉर्डिंग क्या है। तो लेट अस बिगिन विद क्रिटिक ऑफ नेशनलिस्ट बाय थॉर्नर एंड थॉर्नर। हम बात करते हैं सबसे पहले नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस की कमियों की। नेशनल हिस्टोरियन का जो ये इंटरप्रिटेशन होते हैं, इनके जो थीसिस होते हैं, इसको एक मोरल और पॉलिटिकल क्रिटिक की तरह देखा जाता है। मोरल पॉलिटिकल क्रिटिक इसलिए क्योंकि शिफ्ट हुआ है पावर के अंदर, मुगल से ब्रिटिशर्स अब आए, ब्रिटिशर्स के हाथों में अब एक तरह से पावर आ चुके हैं, इंडिया की अथॉरिटी, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी आ चुकी है, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि एक मोरल और पॉलिटिकल क्रिटिक है नेशनलिस्ट का। ये कोई स्टैटिस्टिकल नहीं है, स्टैटिस्टिकल मतलब डेटा बेस्ड नहीं है, ये कोई एविडेंस बेस्ड नहीं है, बल्कि एक बस मोरल एंड पॉलिटिकल क्रिटिक उन्होंने लिख दिया, एक बस थियोरटिकल है पूरा का पूरा। हिस्टोरियंस को कुछ क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि क्या इंडिया के ना सच में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, क्योंकि ये जो हमारे नेशनल हिस्टोरियंस है ये हमें कोई एविडेंस नहीं दे रहे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के। ये बस कह रहे हैं कि ये तीन बेसिक चीज हो गई थी, तीन बेसिक चीज हुई थी जिसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखने को मिला, ब्रिटिशर्स इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है, वो ऐसा कह देते हैं एक तरह से। और वो क्रिटिक कर रहे होते हैं कॉलोनियलिज्म का, और उसका एक एलिमेंट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऐसे नहीं था कि उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर एक स्पेसिफिक स्टडी की हो। तो आई होप तुम समझ पा रहे हो इस पूरे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट का जो नेशनलिस्ट का इंटरप्रिटेशन है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या थे, है ना। हमें फेस कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन, क्या इंडिया के ना सच में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, और अगर हुआ था तो कितना। पीपल का ऑक्यूपेशन जो है, पीपल का जो काम है, वो शिफ्ट किया था इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर, कितना परसेंट। सो इट्स बेसिकली लाइक टॉकिंग अबाउट कि कैसे लोग जो ऑक्यूपाइड थे, या फिर एक तरह से कहते हैं एम्प्लॉयड थे लोग सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, उनका कैसे शिफ्ट हो रहा था सेकेंडरी सेक्टर से एग्रीकल्चर की तरफ, है ना। और हाउ मच, कितना, इसको परसेंट में कितना निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे। तो ये दो क्वेश्चंस हिस्टोरियंस फेस करते हैं। तो
थॉर्न एंड थॉर्नर इसके ना आर्ग्यू कर रहे हैं कि हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को सिर्फ एक मोरल और पॉलिटिकल क्रिटिक की तरह नहीं देख सकते, बल्कि हमें स्टैटिस्टिकल ये जो गैप है नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन का, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इस पे फोकस करना पड़ेगा। तो इनका फोकस क्या था? चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। और ये एक तरह से अपना क्राइटेरिया देते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि कैसे हमें पता लगेगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। तो वो कंपेयर करते हैं वर्किंग क्लास पॉपुलेशन को इंडस्ट्री के अंदर, मतलब एक तरह से वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, कितनी वर्किंग पॉपुलेशन है इंडस्ट्री के अंदर रिलेटिव टू टोटल वर्किंग पॉपुलेशन। जितने भी टोटल लोग हैं, टोटल वर्कर्स है जितने भी, उनमें से कितने वर्कर्स है जो सेकेंडरी सेक्टर के ना एम्प्लॉयड है, इसके बारे में वो बात करते हैं। क्राइटेरिया इज इक्वल टू वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडस्ट्री बाय टोटल वर्किंग पॉपुलेशन। आई होप ये तुम्हें बेसिक से समझ आ गया हो कि अगर हम निकालेंगे कि पूरी वर्किंग पॉपुलेशन में से कितने लोग एंगेज्ड है सेकेंडरी सेक्टर के ना, तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था या नहीं हुआ था। तो इसे लिंक करो, जैसे इंट्रोडक्शन के नाम ने बात की थी कि हमें पता लगेगा आगे चल के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और किस किस चीजों को बोला जा सकता है रेदर देन डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज के अलावा। तो इस चीज को भी कहा जा सकता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तब जो शेयर है वर्किंग पॉपुलेशन का इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर कंपेयर किया जाए किसके साथ? टोटल वर्किंग पॉपुलेशन के साथ। अगर कम शेयर है तो ऑब्वियस है कि टोटल वर्किंग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियस है कि सेकेंडरी सेक्टर इतना ज्यादा थ्राइव नहीं कर रहा था। लेकिन अगर ज्यादा शेयर है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। तो ये एक बेसिक सी चीज है। इसके अलावा थॉर्न एंड थॉर्नर के अकॉर्डिंग, थॉर्न एंड थॉर्नर का डेटा, अब जैसे कि हमने नेशनलिस्ट को क्रिटिसाइज किया कि भाई तुम्हारा डेटा कहां से आया, तुमने डेटा तो दिया ही नहीं ज्यादा कुछ, तुमने इंटरनेशनल ट्रेड और कस्टम ट्रेड का डेटा यूज कर लिया बेसिक सा। थॉर्न एंड थॉर्नर जो है उन्होंने क्या यूज किया? उन्होंने यूज किया 1881 का सेंसस डेटा और 1931 का सेंसस डेटा। इन दोनों डेटास को इन्होंने कंपेयर किया। अब डेटास को कंपेयर करना जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर तुम खुद सोचो 1881 के अंदर अगर ज्यादा पॉपुलेशन इंगेज्ड है ना, फॉर एग्जांपल एक्सपेक्ट कि 40% पॉपुलेशन इंगेज्ड है, और 1931 के अंदर भी 40% या फिर 40% या 40 से 45% पॉपुलेशन इंगेज्ड है, तो क्या इसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलेंगे? तुम खुद सोचो। ऑब्वियस है कि कोई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का केस नहीं है। लेकिन अगर हमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिलता है तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है बिटवीन 1881 से 1931 के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस डेटा। सेंसस क्योंकि उस टाइम पे किया जा रहा था बहुत अच्छे ढंग से, तो उस चीज के कंपैरिजन में इवन कहा जाता है 1931 का जो सेंसस डेटा है ना, वो सबसे ज्यादा इलेबोरेट है और कंप्लीट क्लासिफिकेशन है उसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की। एज यू नो 3 सेक्टर्स होते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। इंडियन इकोनॉमी क्या, इकोनॉमी के किसी किसी के ना 2 भी होते थे, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर हमें टर्शरी नहीं पता तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी लेते थे। तो 1931 का जो सेंसस है वो इंक्लूड करता है इन तीनों सेक्टर्स के क्लासिफिकेशन को। लेकिन अब इन्होंने अच्छी चीज की कि इन्होंने 2 टाइम का डेटा कंपेयर कर लिया, तो एक बेसिक सा एनालिसिस निकल के आ जाएगा, थीसिस निकल के आ जाएंगे। लेकिन इनके कंपैरिजन के साथ 2 प्रॉब्लम थी। सबसे पहली प्रॉब्लम 1881 के सेंसस के ना, एज वी टॉक्ड, सिर्फ 2 कैटेगरी थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसकी वजह से बहुत सारे टर्शरी वर्कर्स जो है वो सेकेंडरी वर्कर्स की तरह दिखलाए जाते थे, है ना। तो ऑब्वियस है कि इन्फ्लेटेड डेटा होगा हमारे पास 1881 का, क्योंकि उस टाइम पे कैटेगरी डिवाइडेड नहीं है, तो टर्शरी वालों को भी सेकेंडरी में रख दिया गया है ना। इसकी वजह से एक तरह से इन्फ्लेटेड, बड़ा चढ़ा के डेटा, एग्जीग्रेटेड डेटा मिलेगा, थोड़ा ज्यादा अमाउंट के नाम में मिलेगा देखने को कि कितने लोग एम्प्लॉयड थे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। लेकिन 1931 के अंदर तो हमारे पास 3 कैटेगरीज आती है, तब इंडस्ट्री छोटी दिखती है कंपैरिजन के अंदर, है ना। मतलब ऑब्वियस हमें एक तरह से डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो बताया जाता है थॉर्न एंड थॉर्नर के द्वारा कि जो डिक्लाइन है ना 1881 से 1931 के बीच के अंदर, ये एक मार्जिनल डिक्लाइन है, बहुत ज्यादा मार्जिनल डिक्लाइन है, और ये इतना इनफ नहीं है प्रूफ करने के लिए कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है बिटवीन विच पीरियड, 1881 से 1931। इस पीरियड को याद रखना क्योंकि यही पीरियड इनकी लिमिटेशन बनेगा आगे चल के। आगे चल के क्या यार, नेक्स्ट लाइन में ही बन रहा है, सॉरी, ठीक है। तो वो बताते हैं कि रियल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना वो पहले ही हो चुका है 18th सेंचुरी और मिड 19th सेंचुरी के अंदर। 18th सेंचुरी इन द सेंस 1700 से लेके 1850s के बीच में हो चुका है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हम ये बाद में मेजर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, वो ये चीज बोलते हैं। वो बताते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन 1881 से 1931 के बीच में नहीं हुआ है, बल्कि 1700 से 1850s के बीच में हुआ है। और वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि वो बता रहे हैं कि मार्जिनल डिक्लाइन इतना है ही नहीं जो तुम प्रूव कर पाओगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है इंडिया के ना, और ये एग्जीग्रेट किया गया बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के द्वारा कि डिक्लाइन हुआ है, इतना ज्यादा हुआ है। कुछ डिक्लाइन जो है वो इंप्रूवमेंट की वजह से भी होता है टेक्नोलॉजी के अंदर, और एक क्योंकि हम बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर पा रहे थे इस इंप्रूवमेंट ऑफ टेक की वजह से, जिसकी वजह से हमें जो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 1931 का जो सेंसस डेटा बताता है वो हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो इट्स लाइक कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है लेकिन बहुत ही ज्यादा मार्जिनल हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि तुम इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता दो। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ है इनके अकॉर्डिंग, 1881 से पहले ही हो चुका है।
18 सेंचुरी से मिड 19 सेंचुरी के बीच में हुआ है, जो कि ये टाइम पीरियड है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1700 से 1850 के बीच में। सो आई होप तुम्हें समझ पा रहे हो बेसिक सा कि थॉर्नर एंड थॉर्नर कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले क्रिटिक किया नेशनलिस्ट को, फिर उन्होंने अपना क्राइटेरिया दिया, तो उन्होंने अपने बेसिस, अपने एविडेंसेस के बेसिस पे कंपेयर किया यूजिंग 1881 का सेंसस डेटा एंड 1931 का सेंसस डेटा। लेकिन हमने देखा इनके सेंसस डेटा के साथ भी दो प्रॉब्लम्स थी, हमें देखने को मिली, है ना। लेकिन उसके बाद भी वो बता रहे हैं कि ये जो रियल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पहले ही हो चुका है 1800 से मिड 19 सेंचुरी के बीच में, और 1881 से 1931 के बीच में कोई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, वो ऐसा कहना चाहते हैं बेसिकली। और वो बताते हैं कि एक हद तक कुछ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है वो इंप्रूवमेंट की वजह से हुआ है, जो कि टेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिली है। इसी के साथ साथ कुछ बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे द्वारा की गई है, जिसका एक मामूली सा रिजल्ट है। ये कोई इतना बड़ा चढ़ा के बताने वाला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। बात करने वाले हैं मॉरिस डी मॉरिस के रिविजनिस्ट आर्गुमेंट की तरफ। रिविजनिस्ट आर्गुमेंट आर बेसिकली कि जो रिवीजन कर रहा हो, कुछ कुछ एड ऑन कर रहा हो पहले की चीजों में। तो थॉर्नर एंड थॉर्नर के बाद मॉरिस डी मॉरिस अपना आर्गुमेंट लेके आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक 3। तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि मॉरिस डी मॉरिस क्या कहना चाहते हैं। मॉरिस डी मॉरिस जो है उनका टाइम पीरियड रहता है 1960 से 1970। नोटिस करो यार, 1870s और 1880s के दौरान दिया था नेशनलिस्ट ने अपना क्रिटिक कॉलोनिज्म का। तो बेसिकली 100 साल तो वैसे ही हो चुके डिबेट के, और ये अभी तक चलती आएगी ये डिबेट। 1960 से 1970 के बीच में मॉरिस डी मॉरिस अपना क्राइटेरिया सेम रखते हैं एज बिफोर थॉर्नर एंड थॉर्नर। थॉर्नर एंड थॉर्नर जो क्राइटेरिया यूज करते हैं उसी को ये आगे फॉलो करते हैं, विच इज कि वर्किंग पॉपुलेशन कितनी एंगेज्ड है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बाय टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, कितनी वर्किंग पॉपुलेशन है। तो ये क्रिटिक करते हैं कि जो नेशनलिस्ट है ना, इन्होंने बहुत ज्यादा एग्जिग्रेट किया है कोलैप्स को इंडस्ट्रीज के। मतलब इन्होंने इस पूरे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया है। वो बताते हैं कि थॉर्नर एंड थॉर्नर की तरह वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि डिक्लाइन एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और सिर्फ कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से नहीं हुआ है। उनका कहना है कि सिर्फ कॉलोनियल पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मॉरिस डी मॉरिस के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि पॉपुलेशन बढ़ी थी उस टाइम पे, और इसकी वजह से इंटरनल डिमांड भी बढ़ती है। और तब पॉपुलेशन बढ़ी है और इंटरनल डिमांड भी है, तो इसकी वजह से जो इंडिया की जो मार्केट है ना हमारी, वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। और इसका ना दोनों के लिए जगह है। किस किस दोनों के लिए? लैंकाशायर के टेक्सटाइल्स के लिए, जो कि आते थे चीप गुड्स, कहां से? ब्रिटेन से आ रहे हैं, और इंडियन हैंडलूम्स दोनों के लिए। तो ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि बाहर के ब्रिटिशर्स के चीप इंपोर्ट्स ने कुछ ऐसे कोई नुकसान नहीं किया, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया। और ये सिर्फ ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से नहीं है, बल्कि पॉपुलेशन बढ़ी है, इसकी वजह से डिमांड भी बढ़ी है, और इंडियन मार्केट में तो दोनों के लिए स्पेस था जी। उनका बेसिक से ये कहना है। इसके बाद मॉरिस डी मॉरिस जो है, इनके आर्गुमेंट के ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज, इनका डेटा जो है, जिस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि भाई दोनों के लिए मार्केट थी, डिमांड थी, पॉपुलेशन बड़ी थी, डिमांड थी, दोनों लैंकाशायर के गुड्स भी और इंडियन गुड्स भी, दोनों के लिए बहुत बड़ी मार्केट थी, इंडियन मार्केट। लेकिन इनका जो डेटा है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। इसी के साथ साथ ये आर्ग्यू किया जाता है कि सिर्फ पॉपुलेशन के बढ़ने से इसका मतलब ये नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू कि इंक्रीज हुआ होगा डिमांड के अंदर, क्योंकि परचेजिंग पावर भी जरूरी है चीजों को खरीदने के लिए, और इंडिया में उस टाइम पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है। तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट कि कैसे पता चलता है उनका डेटा ऑथेंटिकेटेड नहीं है। जैसे कि आप नेशनलिस्ट को क्रिटिक कर रहे हैं कि आपके पास कोई अच्छा डेटा नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है, तो वैसे ही मॉरिस डी मॉरिस के पास भी नहीं है। इवन पॉपुलेशन का सिर्फ बढ़ना जस्टिफाई नहीं करता है कि सब लोग उसे खरीद पाएंगे, क्योंकि परचेजिंग पावर भी चाहिए। इसके अलावा मॉरिस डी मॉरिस के जो आर्गुमेंट है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चीप यार्न इंपोर्ट्स का। वो बताते हैं कैसे ब्रिटेन से है ना चीप यार्न इंपोर्ट्स हुए। यार्न इज लाइक रुई वुई, जिससे धागा बनता है बेसिकली, है ना। तो बेसिकली अपन पहले रुई से काम करते हैं, फिर उससे धागा बनाते हैं, फिर इस धागे से काम करके कोई क्लोथ बनाते हैं, है ना। तो ये पूरा ऐसे कुछ प्रोसेस है। और इस जो यार्न से हम जो ये रुई बना रहे हैं, इसे स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग करके हम धागा बनाते हैं, और वीविंग कहते हैं। तब इस धागे से हम इस वीविंग को, इस कपड़े को बनाते हैं, इस टेक्सटाइल, इस क्लोथ को बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं। तो स्पिनिंग एंड वीविंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये जो बताते हैं कि अब ये जो मॉरिस डी मॉरिस है ना, इनका आर्गुमेंट होता है कि चीप यार्न आ रहा है अब ब्रिटिशर्स से, ब्रिटेन से बहुत ज्यादा सस्ता यार्न आता है, जिसकी वजह से बेनिफिट होता है इंडिया के हैंडलूम सेक्टर को, क्योंकि उन्हें चीप यार्न मिल रहा है। इसकी वजह से, चीप रॉ मटेरियल की वजह से वीविंग और सस्ती हो गई है, और उनका क्लोथ भी सस्ता हो गया है अब। स्पेशली वीविंग को बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन वो ये चीज बताना भूल जाते हैं, वीविंग तो अच्छी चीज है कि चलो चीप यार्न आ रहा है, रॉ मटेरियल आ गया, वीव कर लोगे तुम, टेक्सटाइल थोड़ा कम बनेगा, सस्ता बनेगा, है ना, सस्ते में बन जाएगा। लेकिन तुम ये बताना भूल गए कि स्पिनिंग डिक्लाइन कर जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है हमारी पॉपुलेशन को, वो एम्प्लॉयड था।
वो सजेस्ट करते हैं इसके अलावा मॉरिस डी मॉरिस की एडजस्टमेंट हुई है यहाँ पे, कोई टोटल कोलैप्स नहीं है, पूरी तरह से इंडस्ट्री कोलैप्स नहीं कर गई है, बल्कि इकोनॉमी ने एडजस्ट किया है। स्पिनिंग डिक्लाइन कर गई है, लेकिन वीविंग है ना वो पार्शली सर्वाइव की है। तो उनके अकॉर्डिंग कि इट्स नॉट अ पूरी बैड सिचुएशन, ये पूरी बैड सिचुएशन नहीं थी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, बल्कि ये एक एडजस्टमेंट हुआ था, है ना। इकोनॉमी ने खुद को एडजस्ट किया था और अडेप्ट कर गए थे कुछ सेक्टर्स, कुछ इंडस्ट्रीज कोलैप्स की थी और कुछ अडेप्ट की थी, जैसे कि फाइन क्लोथिंग अडेप्ट की थी, और लग्जरी आइटम्स थे वो अभी भी एक तरह से प्रोडक्शन में थे, चल रहे थे अच्छा खासा, ऐसा नहीं था कि उनका भी डिक्लाइन हो चुका है। इसके अलावा डिक्लाइन वो बताते हैं मॉरिस डी मॉरिस की डिक्लाइन बहुत ज्यादा रीजनल है एंड अनइवन है। अभी जो मॉरिस डी मॉरिस है ना, इनका आर्ग्यूमेंट तुम्हें समवॉट पीटर हार्नेटी के जो रिविजिटेड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है पीटर हार्नेटी का, उससे दिखता हुआ मिलेगा, क्योंकि पीटर हार्नेटी भी यही कहते हैं कि ये कोई टोटल कोलैप्स नहीं है, बल्कि इकोनॉमी ने खुद को एडजस्ट किया, अडेप्ट किया है, स्पिनर्स ने वीवर्स ने एक दूसरे को, स्पिनर्स हटाओ वीवर खुद को अडेप्ट किया है और वो आगे बढ़ते गए हैं, ऐसा नहीं कि पूरा टोटल डिक्लाइन था। तो ये भी था एक पीटर हार्नेटी का भी आर्ग्यूमेंट, जो हम कभी और देखेंगे किसी और लेक्चर के अंदर। तो ये चिप यार्न इंपोर्ट्स इनका था टॉपिक, प्रॉब्लम थी इनके आर्गुमेंट के ना, वो हमने देख ली। हमने बताया कि हमने देखा कि क्या मॉरिस डी मॉरिस का आर्गुमेंट है, वो कहते हैं कि पूरा टोटल कोलैप्स नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट हुई है, कुछ इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई है, कुछ अडेप्ट कर गई है, और ये डिक्लाइन बहुत ज्यादा रीजनल एंड अनइवन है। पीटर हार्नेटी की जो स्टडी है वो नागपुर और महाराष्ट्र वाले रीजन की तरफ है, जो बताते हैं कि हाँ ये रीजनल और अनइवन ही है, एक तरह से इन्हीं को सपोर्ट करते हैं पीटर हार्नेटी भी। लेट अस मूव फॉरवर्ड। वो कंक्लूड करते हैं, मॉरिस डी मॉरिस कंक्लूड कर रहे हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सीरियसली लिमिटेड है, कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट नहीं है ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की एकदम से हुआ हो झटके से और सब खत्म कर दिया हो, बल्कि बहुत ज्यादा सीरियसली लिमिटेड है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उनका आर्गुमेंट ये होता है, वो बताते हैं कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ एक फैक्टर है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, लेकिन ग्लोबल इंडस्ट्रियल चेंज भी है, टेक्नोलॉजी है और डिमांड शिफ्ट है, इनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ना इंडिया के। इवन वो बताते हैं कि इतना ज्यादा सिंपल नहीं है जितना मेंशन किया गया नेशनल हिस्टोरियंस के द्वारा। ये था बेसिकली मॉरिस डी मॉरिस का आर्गुमेंट। अब हम चलते हैं अपने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ इस पूरे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट के, जो है आमिया के बागची एंड हिज क्रिटिक बाय मारिका विजयनी। तो ये है हमारे आमिया कुमार बागची। आमिया कुमार बागची इज इंडियन इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। इन्होंने बहुत अच्छी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टडी किया। आई एम नॉट सेइंग कि पूरी तरह से करेक्ट है या फिर कोई और हिस्टोरियन पूरी तरह से करेक्ट है, वो सब अभी चलता रहेगा हम लोग, क्योंकि यार हिस्ट्री इज ऑल अबाउट पास्ट। हिस्ट्री है ना एक ऐसी चीज है जो पास्ट में हो चुका है, तो इसकी वजह से हम चीजों को सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उन्हें गारंटी नहीं कर सकते, है ना। प्रिडिक्ट कर सकते हैं, गारंटी नहीं कर सकते कि यही हुआ होगा। तो हम सब जैसे हम यूज करते हैं ना वर्ड्स जैसे कि प्रोबेबली, मे बी, बोल रहे कि हो सकता है, कोई भी हिस्टोरियन पूरा श्योर नहीं होता कि हाँ यही हुआ है, वी कांट से इट, है ना। तो वही आमिर कुमार बागची का भी लेकिन बहुत अच्छा आर्गुमेंट रहा है इसके ना, बहुत ज्यादा इनकी भी डिटेल्ड स्टडी रही है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। पीटर हार्नेटी एंड आमिया के बागची, इन दोनों के बारे में किसी डिटेल्ड लेक्चर के नाम हम बात करते हैं अच्छे से कि उनका क्या कहना था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। अभी हम एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं आमिर कुमार बागची के आर्गुमेंट की, और मारिका विजयनी जो है वो कैसे इन्हें क्रिटिसाइज करती है उसके बारे में भी हम जानते हैं। एक बागची डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थीसिस, इनका टाइम पीरियड 1970 से 1980 आफ्टर मॉरिस डी मॉरिस का रिविजनिस्ट आर्गुमेंट के बाद। तो आमिया कुमार बागची एक न्यू नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस को स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ। ये स्ट्रेंथन करते हैं हमारे नेशनलिस्ट क्रिटिक को स्ट्रॉन्गर एविडेंस के साथ, जैसे कि हमने बात की। इनका क्राइटेरिया भी सेम होता है थॉर्नर की तरह, वर्किंग पॉपुलेशन जो कि इंगेज्ड इंडस्ट्री के अंदर कंपेयर्ड बाय टोटल वर्किंग पॉपुलेशन। लेकिन इनके अंदर एक खास बात ये थी कि ये सिर्फ कन्फाइंड नहीं थे, सिर्फ रुके हुए नहीं थे सेंसस तक, बल्कि ये और सोर्सेज भी यूज करते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट गेजेटर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स, मोनोग्राफ्स, है ना, माइग्रेशन डेटा, बुचन एंड हैमिल्टन का सर्वे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुचन एंड हैमिल्टन का सर्वे 1809 से 1901 का। अब इफ यू नोटिस थॉर्नर का टाइम पीरियड क्या था, 1881 से 1931। लेकिन अगर हम बागची से इनको कंपेयर करें तो बागची का टाइम पीरियड कितना है, पूरा का पूरा 1809 से 1901, जो कि पर्टिकुलरली वही टाइम पीरियड है जिसके अंदर बात कर रहे हैं थॉर्नर की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, पर इतने टाइम पीरियड के बीच में। तो उनके अकॉर्डिंग कब हुआ था, 1800 से 1950 के बीच में हुआ है, और समवट उन्होंने पूरा पीरियड लेकिन कवर नहीं किया, लेकिन वो एक तरह से हमें इंडिकेशन दे रहे कि पहले हुआ होगा, बाद में तो नहीं हुआ। लेकिन आमिया के बागची तब बात करते हैं तो वो 1881 के बाद की बात करता है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो देखने को मिल रहा है। तो पूरा का पूरा इस बुचन एंड हैमिल्टन के सर्वे से और अलग अलग इन सोर्सेस को यूज करके वो डेटा को कंपेयर करके एक अपनी पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी निकालते हैं इस पूरे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थीसिस के अंदर अपने। कॉलोनिज्म एंड इंडियन इकोनॉमी, इफ यू वांट टू नो सोर्स, तो इनके वर्क का नाम है कॉलोनियलिज्म
एंड इंडियन इकोनॉमी, इनका वर्क है आमिर कुमार बागची, जिससे मैंने सोर्स ये पूरी इंफॉर्मेशन ली है। तो ये एक इंडियन इकोनॉमिक हिस्टोरियन है आमिर कुमार बागची, एज वी नो। बुचन हैमिल्टन का सर्वे जो है 1809 से 1901 के बीच में होता है, और ये हमें दिखाता है, ये हमें सिग्निफाई करता है कि कैसे सब्सटैंशियल डिक्लाइन हुआ है हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज के ना, मतलब डिक्लाइन हुआ है। और ये एक लॉन्ग पीरियड कवर कर रहे हैं 1809 से 1901, ना कि सिर्फ 1881 से 1931 का। इसके अलावा आमिर के बागची ने बहुत ज्यादा डाइवर्स डेटा लिया है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, एज यू नो कि सिर्फ सेंसस तक सीमित नहीं थे, बल्कि इन्होंने अलग अलग और सोर्सेज को भी यूज किया है अपनी स्टडी के अंदर। ए के बागची जो है वो अपने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थीसिस के अंदर, जिनका टाइम पीरियड 1970 से 1980 का रहता है, उनके स्टडी का टाइम पीरियड 1801 से 1901 तक, 1800 से 1901 तक, याद रखना, थोड़ा मेंशन करने काम आएगा तुम्हारे। तो वो फाइंड करते हैं अपने इन पूरे अलग अलग डाइवर्सिफाइड सोर्सेज के थ्रू कि एक कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन देखने को मिला है शेयर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट के और आउटपुट के अंदर। आउटपुट इज लाइक कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का टोटल प्रोडक्शन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट का, दोनों ही कहीं ना कहीं कम है। हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रीज है वो भी श्रैंक कर चुके हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे लेबर है, बहुत सारे वर्कर्स है, वो एग्रीकल्चर की तरफ चले गए हैं। उन्होंने डिस्प्लेस्ड आर्टिशंस को ऑब्जॉर्व कर लिया गया है इस एग्रीकल्चर के द्वारा। कोई सब्सटैंशियल राइज नहीं देखने को मिलता न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर। ये थी उनकी कुछ फाइंडिंग्स के नाम। अब ए के बागची को क्रिटिसाइज किया जाता है किनके द्वारा, मारिका विजयनी के द्वारा। शी इज अ वुमेन, रिमेंबर दिस, और आमिर के बागची मैन है। तो अगर हम बात करें ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा को लेकर, तो आमिया के बागची को क्रिटिसाइज किया जाता है मारिका जी के द्वारा। मारिका कहते हैं कि बुचन एंड हैमिल्टन का जो सर्वे है, जिसको मैंने बीएच के अंदर लिखा शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ये फ्री नहीं है कॉलोनियल इंटरफेरेंस से। मतलब कॉलोनियल इंटरफेरेंस है ब्रिटिश लोगों का, क्योंकि बुचन एंड हैमिल्टन खुद एक इंग्लिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिशियल थे, तो इसकी वजह से इनका डेटा है ना वो फ्री नहीं है किसी भी तरह के कॉलोनियल इंटरफेरेंस से और लोकल मैग्नेट से। मैग्नेट्स आर बेसिकली अर्बन इंडस्ट्रियल पीपल, रिच पीपल, लाइक, है ना, मैग्नेट्स उनको कहा जाता है। मारिका विजयनी आर्ग्यू कर रही है कि जो आमिया के बागची है इनका डेटा बहुत ज्यादा फजी डेटा है, बहुत ज्यादा फेक डेटा, हम इस पर डिपेंड नहीं कर सकते, रिलायबिलिटी बहुत कम है इस डेटा की। इसके अलावा मारिका विजयनी ने सबसे पहले इनको क्रिटिसाइज किया किस बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे। सेकंड चीज वो बोलती है सोशल डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर, कि कैटेगरीज है जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये स्ट्रांग नहीं थी प्री कॉलोनियल इंडिया के अंदर, जैसे बागची ने बोला है, और कंपैरिजन करते वक्त 1901 के सेंसस के साथ, जो कि इनवैलिड है। मतलब बुचन एंड हैमिल्टन के सर्वे को सेंसस के साथ 1901 के कंपेयर करना इनवैलिड है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कोई कैटेगरीज थी ही नहीं। लेकिन शी फॉरगेट कि अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे आमिया के बागची ने काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि इनके आर्गुमेंट्स को अच्छे से आमिया के बागची काउंटर कर रहे हैं बहुत बहुत हद तक। एक इवन बुचन एंड हैमिल्टन का जो सर्वे है वो बताता है कि प्रेवलेंस है ट्रेडिशनल सेक्शंस की पीजेंट्री के, मतलब कुछ ऐसे ट्रेडिशनल पीजेंट है जो कि हैंडलूम सेक्टर के अंदर भी इन्वॉल्व है, स्पेशली जो वुमेन्स होती थी स्पिनिंग के अंदर और राइस प्रोडक्शन के अंदर, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता था। तो लाइक कैसे पीजेंट्स है वो इंडस्ट्री के अंदर भी मिक्सड है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स है बहुत सारा, जिसकी वजह से मिसक्लासिफाइड किया गया है हैंडलूम वर्कर्स की तरह उन लोगों को, या फिर एक तरह से क्रिएट की गई है कंफ्यूजन ऑफ कैटेगरी। मतलब एक तरह से मारिका विजयनी बोल रही है कि सोशल डिवीजन ऑफ लेबर है ना, इतना ज्यादा प्योर नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है प्री कॉलोनियल इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से अगर आप बोल रहे हो कि सेकेंडरी सेक्टर के इतने लोग इन्वॉल्व है, तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों कैटेगरी के इन्वॉल्व है, पीजेंट्स में भी और सेकेंडरी सेक्टर में भी, स्पेशली वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, जो कि स्पिनिंग एंड राइस प्रोडक्शन बेसिक से कामों के अंदर इन्वॉल्व रहते थे, है ना। इसके अलावा बता दें कि लो इनकम है पीजेंट्स की हैंडलूम सेक्टर के, है जिसकी वजह से वो दोनों काम किया करते थे बहुत बार। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटीज दिखा रहा है कि इंडिया के में कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है। अगर आप कह रहे हो कि डिइंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इतना आपको डेटा में कमी दिखेगी, तो आपके डेटा में एक चीज गड़बड़ है, क्योंकि वहां पे ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा एक हद तक, और लोकल रूलर्स का, क्योंकि आप खुद एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे बुचन एंड हैमिल्टन के लिए, वो बोल रही थी, जिनके ऊपर स्टडी किया आमिया के बागची ने, जिनके डेटा की मदद से, और सोशल डिवीजन ऑफ लेबर इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अब आमिया के बागची करेंगे रिप्लाई, एंड आमिया के बागची का रिप्लाई इज समथिंग जो उन्हें और ज्यादा, उनके आर्गुमेंट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, और जिसकी वजह से मैंने कहा कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हें पढ़ना, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छे से दे रहे हैं इस पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो बात करते हैं रिलायबिलिटी की बीएच के डेटा की, क्योंकि सबसे पहले क्रिटिक क्या किया गया, उनके डेटा के बेसिस पे किया गया है, देखो कि ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा, है ना। तो अब वो उसके ऊपर रिप्लाई दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि रिलायबिलिटी है बुचन एंड हैमिल्टन के डेटा की, क्योंकि बुचन एंड हैमिल्टन ने खुद एडमिट किया उनकी डिफिकल्टीज, जो कि उनकी ऑनेस्टी और सेल्फ क्रिटिसिज्म दिखाता है, और उनकी रिलायबिलिटी को ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है।
वहीं पे वो बताते हैं, वो एक तरह से क्रिटिसाइज करते हैं मारिका विजयनी को, और वो कहते हैं कि क्रिटिक है ना, अगर तुम किसी का भी क्रिटिक कर रहे हो तो तुम्हें किसी इंडिपेंडेंट या फिर कंटेम्पररी एविडेंस के बेसिस पे करना चाहिए। मतलब बुचन एंड हैमिल्टन का कोई कंटेम्पररी एविडेंस हो उस टाइम पे अवेलेबल, उसको, या फिर खुद एक इंडिपेंडेंट कोई एविडेंस बनाओ और फिर तुम उनका क्रिटिक करो, ना कि सिर्फ यूज करके बुचन एंड हैमिल्टन की खुद की एक्सेप्टेंस को और उसे रिफ्रेश करके बस। मतलब आमिया के बागची कह रहे हैं कि आपने जो किया ना मारिका जी, कि आपने बुचन एंड हैमिल्टन ने खुद की अपनी कमियां एक्सेप्ट की और आपने उसी को बस रिफ्रेश करके, जैसे हम पैराफ्रेज करते हैं ना आज के टाइम में, वैसे आपने रिफ्रेश करके उसे बता दिया, तो वो कोई इनफ नहीं है। आपको खुद का कोई कंटेम्पररी एविडेंस के बेसिस पे या फिर इंडिपेंडेंट एविडेंस के बेसिस पे बोलना चाहिए कि बुचन एंड हैमिल्टन का डेटा रिलायबल नहीं है, अगर नहीं है तो। वैसे आमिया के बागची के अकॉर्डिंग है। तो बुचन एंड हैमिल्टन जो है वो बताते हैं नेक्स्ट चीज जो है कि उन्होंने बोला कि बोचन एंड हैमिल्टन का सर्वे एक तरह से फजी डेटा है क्योंकि कॉलोनियल इंटरफेरेंस है और लोकल मैग्नेट्स का रोल है। तो उसको रिप्लाई करते हुए बताते हैं कि बाकी इसके ना आर्ग्यू करते हैं कि जो बुचन एंड हैमिल्टन है ना वो एक ऑफिशियल है और उनको ऑफिशियल सपोर्ट मिलता है एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट की तरह। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अनफ्री नहीं है ना, कि मतलब वो फ्री ही नहीं है। इवन अगर वो अपनी गाइड्स की सुन भी रहे, अगर उनको गाइड्स दिए गए हैं है ना, और गाइड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लॉस कर जाते हैं अपनी फ्रीडम। तो ये एक तरह से आर्ग्यूमेंट ही गलत है। वो ये बोलते हैं कि एक ऑफिशियल एजेंट की तरह उनको गाइड्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा था क्योंकि वो लोकल रूरल एरिया से ना जाते थे इंडिया के अंदर, और गाइड्स के ऊपर डिपेंड करने का मतलब ये नहीं होता कि उनकी कोई फ्रीडम ही नहीं है। इवन नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट होता है मारिका विशेनी का, जैसे कि हम देख सकते हैं सोशल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात करती है, वो कैसे कंफ्यूजन हो रही है कैटेगरी की, तो उसके ऊपर आमिया के बागची बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस के ऊपर। बागची आर्ग्यू करते हैं कि बहुत सारे आर्टिशियंस जो है जैसे कि वीवर्स, डायर्स, ब्लीचर्स, ये फुल टाइम वर्कर्स थे है ना, और टेम्पररी शिफ्ट किया करते थे एग्रीकल्चर की तरफ सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज के लिए। तरह से दिखाता नहीं है कि वो एक वीक स्पेशलाइजेशन है, वो बल्कि उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज है एक तरह से बेसिक सी। तो इसका मतलब वो फुल टाइम वर्कर्स है, वीवर्स ही है, सिर्फ वो टेम्पररी शिफ्ट्स उन्हें देखने को मिलते थे सर्वाइवल स्ट्रेटेजी के तौर पर। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बोल दोगे कि वीक स्पेशलाइजेशन है प्री कॉलोनियल इंडिया के अंदर, बल्कि वो बताते हैं कि बाद में जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज है ना, हैंडीक्राफ्ट्स का डिस्ट्रक्शन होता है जो कि उसकी वजह से ऑक्यूपेशनल मिक्सिंग हुई है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन है वो स्ट्रॉन्गर है बुचन एंड हैमिल्टन के सर्वे के दौरान, क्योंकि बाद में तब हैंडीक्राफ्ट्स का डिस्ट्रक्शन हुआ तब हुआ ये कंफ्यूजन ऑफ कैटेगरीज, पहले नहीं है। इवन अगर इसके ना मैं भी खुद एड ऑन करूं, तब मैंने एक बागची को पढ़ा था तो मेरे को पता लगा था कि इवन उन्होंने बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए अपने डेटा के अंदर। कैसे एडजस्टमेंट अगर मैं बात करूं, तो आमिया के बागची की अगर हम बात करें, आमिया के बागची अपनी स्टडी के अंदर, इस पूरे अपने थीसिस के अंदर, तब बुचन एंड हैमिल्टन के सर्वे को कंपेयर करते हैं सेंसस के साथ 1901 के। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं किस चीज के लिए, कंपेयर करने के लिए क्या, कि कितना पॉपुलेशन डिपेंडेंट है इंडस्ट्री के ऊपर, कितना पॉपुलेशन डिपेंडेंट है इंडस्ट्री के ऊपर ओवर द टाइम, है ना, कि कितना कितने लोग डिपेंडेंट है बेसिकली, ताकि हमें पता लगे कितना ज्यादा इम्पैक्ट रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि सिर्फ हम नंबर्स में देख ले बस, बल्कि और लोगों पे भी तो इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि फैमिली भी तो डिपेंडेंट होती है इन लोगों पे जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इसकी वजह से जो अब ये इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं आमिया के बख्शी, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी करते हैं अलग अलग, जैसे कि वो अज्यूम कर लेते हैं कि एक अगर कोई वीवर है तो वो सपोर्ट कर रहा होगा फैमिली ऑफ 5 को, है ना, तो उसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 5 के साथ। और अगर जो एक स्पिनर है उसके अंदर वो दो दो ओपिनियन देते हैं अपने, या तो वो सिर्फ खुद को सपोर्ट कर रहा होगा या फिर +1 को, है ना, अपने से एक ज्यादा मेंबर को, तो उसके अंदर वो इसे इंक्लूड करते हैं कि सिर्फ खुद को, इसके अंदर वो चूज करते हैं कि स्पिनर सिर्फ खुद को क्या करते हैं, खुद के ऊपर सपोर्ट कर पाता है, खुद को सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम होती थी, लो पेमेंट मिलती थी उन्हें, और प्लस ये वुमेन और चिल्ड्रन होते थे मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा टाइम पे। ये हमें अलग अलग वेज डेटा और कॉलोनियल रिपोर्ट्स की मदद से पता लगता है। तो इसकी मदद से वो पूरा डेटा निकालते हैं, है ना, टोटल पॉपुलेशन जितनी डिपेंडेंट है हैमिल्टन के डेटा के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं कैसे आमिया के बागची जो है वो दो बेंचमार्क पॉइंट को यूज कर रहे हैं। सबसे पहला बुचनन हैमिल्टन का सर्वे जो है कब का, 1809 से 13 के बीच का जो है, और सेंसस कब का है, 1901 का। इन दोनों को वो कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट भी करते हैं। वो क्राइटेरिया लेते हैं, दो क्राइटेरिया होते हैं एज यू डिस्कस की। थॉर्नर ने पहला क्राइटेरिया बताया था कि पॉपुलेशन कितनी एंगेज्ड है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बाय टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, है ना, वर्कर सॉरी, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन कितनी एंगेज्ड है
सेकेंडरी सेक्टर के ना बाय टोटल वर्किंग पॉपुलेशन। और दूसरी चीज उन्होंने बताई थी पॉपुलेशन कितनी डिपेंडेंट है सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। तो उन्होंने तो पहला वाला क्राइटेरिया यूज किया था, है ना, लेकिन आमिया कुमार बागची है वो यूज करते हैं इस वाले क्राइटेरिया को, टोटल पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी सेक्टर। क्योंकि कि 1901 का जो सेंसस होता है, मतलब 1881 के बाद जितने भी सेंसस होते हैं उसके अंदर ये लोग मेजर करने लग गए थे, क्लासिफाई करने लग गए थे पॉपुलेशन कितनी डिपेंडेंट है एक ऑक्यूपेशन के ऊपर। तो इसकी वजह से बुचन एंड हैमिल्टन का सर्वे जो था, जो कि सिर्फ नंबर्स में था, उसको कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। कन्वर्ट करना किसके अंदर, पॉपुलेशन डिपेंडेंट के ऊपर, कि कितनी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है उन लोगों के ऊपर जो कि एंगेज्ड है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो इसकी वजह से बागची को कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जैसे कि वो अज्यूम करते हैं कि एक वीवर जो है उसके ऊपर पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, वो है एवरेज फैमिली पॉपुलेशन 5। वहीं पे जो एक स्पिनर है, क्योंकि स्पिनर्स कम कमाते थे, वो उन्हें अलग अलग डेटा की मदद से पता लगा था, लो पेइंग था और वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इन्वॉल्व थे उसके अंदर, तो इसलिए वो वेज डेटा और कॉलोनियल रिपोर्ट्स की मदद से कहते हैं कि वन स्पिनर अपने आप को ही सपोर्ट किया करता था। तो ये बेसिक सा अजम्पशन लगा के वो टोटल पॉपुलेशन निकाल लेते हैं इन दोनों को कंपेयर करके कि टोटल पॉपुलेशन कितनी डिपेंडेंट थी बुचन एंड हैमिल्टन के डेटा के अंदर, है ना। अगर मैं तुम्हें बता ही दूं कितना आया था वो, तो बेसिकली उनका रिजल्ट ये रहता है कि वो बताते हैं कि 18.6% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है गैंगेटिक बिहार के अंदर। इनकी स्टडी गैंगेटिक बिहार की होती है सिर्फ। गैंगेटिक बिहार इज लाइक बिहार वाला एरिया, थोड़ा सा बिहार यूपी और वो वाला एरिया, गैंगेटिक बिहार एरिया बेसिकली। तो 18.6% पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है उनके अकॉर्डिंग सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर टिल 18013, है ना, 1809 18013 के बीच का टाइम पीरियड के ना। लेकिन वहीं पे सेंसस के ना दूसरी चीज होती है। अब जो सेंसस के अंदर है वो 1901 का डेटा है ना, और वो भी रफली वो उन्हीं जगहों का लेता है जो उन्होंने गैंगेटिक बिहार में ली थी। और ये कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट इसलिए क्योंकि पहले तो नहीं था ऐसे कि सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर थे, है ना, लेकिन टर्शरी सेक्टर नहीं था। लेकिन सेंसस के बाद पॉपुलेशन डिपेंडेंट का डेटा तो हमें मिल गया इजीली, है ना, वो तो मिल जाएगा हमें कि कितनी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। लेकिन टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर अलग अलग था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। तो वो क्या करते हैं बागची अपनी तरफ से, ये जो सामान बेचा करते थे, जो लोग सेल किया करते थे, उन लोगों को डिडक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, देख के कितने लोगों को माइनस कर दिया जाए इनमें से, है ना। उसमें से भी वो जो सेलर्स थे फूड के, है ना, फूड बेचा करते थे, ड्रिंक्स बेचा करते थे, है ना, इन सब चीज इनको सबको भी हटा देते थे, क्योंकि इन्हें टर्शरी की तरह काउंट किया जाता है, नॉट इंडस्ट्री। लेकिन पहले इन्हें इंडस्ट्री में लिया जाता था। ऐसी बहुत सारे अलग अलग केस है, तो जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट मिलता है इन सब एडजस्टमेंट्स को करने के बाद कि ओनली 8.5% पॉपुलेशन डिपेंड होती है, 8.5%, एक सेकेंड, 8.5% पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है गैंगेटिक बिहार की अब सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन दिखाता है। अप्रोक्सीमेटली 50% डिक्लाइन दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, हाफ डिक्लाइन दिखा रहा है। कहा 18.6% थी, 18.6% से 8.5% कब, 1809 से 13 और 1901 के बीच में, बस इतने से साल के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस दिखा रहा है, जो कि दिखाता है कि अप्रोक्सीमेटली बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। और बागची इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं। सो आई होप ये जो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा थोड़ा समझाने की कोशिश की है तुम्हें समझ आया होगा कैसे बागची टोटल पॉपुलेशन डिपेंडेंट की बात करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है उनके ऊपर, सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर, रदर देन की कितनी वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड है ना, एक तरह से, और कितनी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन एक तरह से शेयर के ऊपर, सिर्फ वर्कर्स को नहीं गिना बल्कि उनके ऊपर डिपेंडेंट लोगों को भी गिना बागची ने, और कैसे उन्होंने इन दोनों डेटास को यूज किया था। तो इनके ना एडजस्टमेंट्स भी की है, जिसकी वजह से हमें कोई भी फॉल्स डेटा देखने को ना मिले। इवन उन्होंने डिडक्ट ही किया उल्टा दोनों तरफ से ही ज्यादा लोगों को, स्पिनर्स के अंदर उनको एक स्पिनर कर दिया, इवन वो करता भी हो अगर +1 को सपोर्ट, फिर भी उन्होंने 1 ही लिया है, ताकि किसी भी तरह का एग्जीग्रेटेड डेटा ना देखने को हमें मिले। आई होप ये तुम्हें बेसिक समझ आया होगा। तो इसी की बात थी पूरा का पूरा कि कैसे उन्होंने बोला कि कोई एविडेंस नहीं है वीक स्पेशलाइजेशन के, और ये सब चीजें ऑक्यूपेशनल मिक्सिंग ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुई है। इसके अलावा बागची जो है वो क्रिटिसाइज करने के लिए मारिका विजयनी को एक और चीज की बात करते हैं, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। वो बताते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू इट्स मेच्योरिटी, मतलब तब इंडस्ट्रियलाइजेशन मेच्योर हो रही होती है तो उसके साथ साथ कुछ डेवलपमेंट्स हो रही होती है, जैसे कि शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जो हमने बात की थी बिल्कुल स्टार्टिंग में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे पता लगेगा। शेयर है मतलब परसेंटेज है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नेशनल इनकम के अंदर, फॉर एग्जांपल आज हम जो जीडीपी लेते हैं उसके अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का केस है। इसके साथ साथ अगर इंक्रीज होगा शेयर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के
टोटल आउटपुट के अंदर, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन कितना बनाया, प्रोडक्शन के अंदर अगर इंक्रीज होगा टोटल आउटपुट के साथ, जैसे सर्विस सेक्टर का आउटपुट होता है, प्राइमरी का होता है और सेकेंडरी का होता है, तो अगर सेकेंडरी सेक्टर का शेयर है आउटपुट के ना वो इंक्रीज होगा तो वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक सिंपल केस है। और कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है अगर वर्कफोर्स के ना मतलब लोग है जो पीपल इंगेज्ड है सेकेंडरी सेक्टर के ना, अगर वो भी बढ़ रहा है तो वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का केस है। और कंटिन्यूअल राइज देखने को मिल रहा है हमें सेकेंडरी सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी का, तो वो भी एक केस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। लेकिन अब अगर वो बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ये डेवलपमेंट्स होगी, तो क्या इंडिया के ना इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो इसको भी कंपेयर करेंगे। अब तो बताते हैं कि फर्स्ट तीन चीजों के ना मतलब जैसे कि शेयर है मैन्युफैक्चरिंग का, है ना, किसके ना नेशनल इनकम के अंदर, और टोटल आउटपुट जो इंक्रीज हो रहा है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का शेयर, और कंटिन्यूस इंक्रीज है वर्कफोर्स के अंदर, इन तीनों के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिला था, वो बताते हैं। इसके साथ साथ वो एड ऑन करते हैं कि 19वीं सेंचुरी तक कोई भी रिमार्केबल चेंज हमें देखने को नहीं मिला टेक्नोलॉजी के अंदर सेकेंडरी सेक्टर के ना, इसकी वजह से वो बोलते हैं कि ये कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन का केस नहीं था इंडिया का। तो बेसिकली इन सब जितने भी क्रिटिक थे इनको बता देते हैं कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इंडिया के ना नहीं हुआ था अपने एविडेंसेस के साथ। लेकिन ऐसा नहीं कि हामिया की बागची सही है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग आए हैं जो और आगे आर्गुमेंट देंगे, लेकिन इनके बारे में थोड़ा हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट, टॉप 4-5 लोगों के बारे में, मेजर लोगों के बारे में बहुत ज्यादा जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इन सब की बात की। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। आई होप तुमने बेसिक से अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर आ गई होगी कि कैसे स्टार्ट होता है पूरा नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के साथ, है ना, नेशनलिस्ट क्रिटिक के नाम हमारे दादा भाई नारोजी, एमजी रनाडे, है ना, आरसी दत्त, इन सबको याद रखना, और इनके भी अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है, कभी इनके बारे में बात करेंगे अच्छे से। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे एंटी नेशनलिस्ट क्रिटिक जो कि नेशनलिस्ट का क्रिटिक करते हैं, थॉर्न एंड थॉर्नर, अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्टोरियंस, इनका क्या कहना था, इन्होंने बहुत अच्छी चीज दी थी अपना क्राइटेरिया देके, लेकिन इनके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स थे। फिर हमारे नेक्स्ट है न्यू नेशनलिस्ट का नाम तुम्हें पता होना चाहिए, ए के बागची, है ना, इन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, और इनकी क्रिटिक थी मारिका विशियनी। इसके अलावा आई थिंक आई फॉरगेट मॉरिस डी मॉरिस, सॉरी, मॉरिस डी मॉरिस भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मॉरिस डी मॉरिस यहाँ लिख दिया एंटी नेशनलिस्ट क्रिटिक के अंदर। इन दोनों का आर्ग्यूमेंट समवॉट सेम ही था, है ना, और इनसे इनका मिलता जुलता आर्गुमेंट है किसके साथ, पीटर हार्नेटी के साथ। इवन मारिका विजयनी जो है वो भी इन्हीं को सपोर्ट करती है, मॉरिस डी मॉरिस को ही। तो ऐसे हमें नहीं देखे अलग अलग आर्ग्यूमेंट, अलग अलग मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। आई होप तुमने थोड़ा समझा होगा, और इवन अभी हम आगे चल के बात करेंगे तब डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट की ए के बागची के और पीटर हार्नेटी के, तो तुम्हें और सारी चीजें समझ में आने लगेगी, कैसे एक तरह से तुम और सोच पाओगे कि हाँ इनके और डिटेल्ड में आर्ग्यूमेंट्स हम देखेंगे। ये थी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया के बारे में, कि क्या ब्रिटिशर्स का कितना ज्यादा रोल रहा है और कितना ज्यादा नहीं रोल रहा है इनका, और कैसे हमारे अलग अलग हिस्टोरियंस ने कितने अलग अलग तरीकों से देखते हैं, इन सब के बारे में हमने बात की। इसके साथ साथ ये होता है खत्म। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब अगर तुम्हें चाहिए ऐसे ही और हिस्ट्री के लेक्चर्स। और इसी के साथ साथ मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। बता देना अगर तुम्हें चाहिए कोई और टॉपिक भी कवर करे तो। इसके साथ साथ ये होता है खत्म। थैंक यू वेरी मच।